So the Specific Relief Act 1963 we are doing, and चैप्टर 4 का हमने सेक्शन 27 लास्ट सेशन में अच्छे से डिस्कस किया था. आज हम चैप्टर 4 के जो रिमेनिंग सेक्शन है उनको कंप्लीट करेंगे, दैट आर फ्रॉम 28 टू 30. सो रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहले आ जाइए सेक्शन 28 पे. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. 28 क्या बात करता है, दैट रिसीशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, मीन्स रिसीशन ही होना, बट किन केसेस में, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिनके जो कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड है, सेल या लीज से रिलेटेड है, और जिनके लिए द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हैज बीन डिक्रीड, उनके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री भी आ चुकी है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिसाइंड करना. आप इस सेक्शन को किससे रिलेट करके लिख के आएंगे पेपर में, सेक्शन 13 से. ऑलराइट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ही सेक्शन 13 इसके साथ आपको बताना है, को रिलेट करना. मैं आपको समझाती हूँ कैसे. देखिए, सेक्शन 28 बात कर रहा है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो सेल और लीज के हों और जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री आ जाए. ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री आ गई और सेल और लीज से रिलेटेड है, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स का रिसीशन कैसे होगा वो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे. उन कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर आपने रिसाइंड करना है, खत्म करना है, वो कैसे होगा. देखिए, कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री दे दी है. ठीक है, आपने कोर्ट में डाला था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उनके लिए आ गया. फिर भी उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किन केसेस में रिसाइंड हो सकता है, ऐसे क्या केसेस है कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड, मतलब मैंने आपको कल बताया था लास्ट सेशन में कि खत्म हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली फिनिश हो जाना, रिवोक या वॉइड हो जाना, नल, मतलब अब उसकी वैल्यू ही कुछ नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट की, आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट मायने ही नहीं रखता. तो ऐसे केसेस कौन से हैं सेल और लीज के कॉन्ट्रैक्ट के, जिनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री आ चुकी है बट वो फिर भी रिसाइंड हो सकते हैं. सो पढ़ते हैं. कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और लीज होना चाहिए, फर्स्ट थिंग इज दिस. सेकंड, परचेजर या जो लेसी है हैज नॉट पेड द परचेज मनी, या कोई भी सम उसने अभी तक नहीं दिया है किसको, सेलर को, उस सेल के खिलाफ, मतलब प्रॉपर्टी की सेल हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, बट अभी तक अमाउंट पे नहीं की गई है बाय द परचेजर या लेसी, राइट. और कोई और मनी जो परचेज मनी होती है, सम होता है, विद इन द पीरियड अलाउड बाय द डिक्री, जिस टाइम पीरियड के अंदर डिक्री की गई है, भाई इस टाइम के पीरियड के अंदर आपको ये डिक्री खत्म करनी है, लाइक विद इन 3 मंथ्स या विद इन 15 डेज, उसके अंदर अभी कोई पेमेंट ही नहीं हुई है. देन जो सेलर होता है, वेंडर जिसका हमने नाम मैंने आपको बताया भी था, इसको वेंडर भी बोला जाता है, सेलर या वेंडर या फिर लेसर में अप्लाई इन द सेम सूट, वो सूट के थ्रू क्या अप्लाई करेंगे, टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, मींस कॉन्ट्रैक्ट को अभी की अभी रिजाइन कर दीजिए, मतलब खत्म कर दीजिए. देखिए, अगर परचेजर ने पैसे दे दिए होते तो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो जाता, प्रॉपर्टी उसके नाम आ जाती, बट अभी तक उसने प्रॉपर्टी के पैसे नहीं दिए हैं और अभी डिग्री के टाइम पीरियड रहता है, तो जो सेलर है वो रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट अप्लाई कर देगा. द कोर्ट में बाय ऑर्डर रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट एज रिगार्ड्स टू द पार्टी, और जो कोर्ट है वो भी रिसाइन करने का ऑर्डर पास कर सकती है इन डिफॉल्ट और ऑल टुगेदर एज द जस्टिस रिक्वायर, जैसा ही जस्ट जो लगे, इक्विटी जो बताती है. ऑल राइट, अब बात आ जाती है सेकेंड क्लोज की. ये तो हमने पूरा पढ़ा है फर्स्ट क्लोज. सेक्शन 28 का सेकेंड क्लोज क्या कहता है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिजाइंडेड अंडर दिस सब सेक्शन 1, जहां पर ये कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दे दिया गया है किस चीज का, रिसेशन का भी, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करिए, खत्म करिए. इट शैल बी मैंडेटरी, मतलब शैल मीन्स मैंडेटरी, टू डायरेक्ट द परचेजर या लेसी if he has obtained the possession to restore such possession to the vendor. अगर उसको पोजेशन मिल गई है, मतलब अगर आपने पोजेशन ले ली उस प्रॉपर्टी की और अभी तक पैसे नहीं हुए हैं, कोर्ट द्वारा रिसीशन का ऑर्डर आ गया, तो आपको वो पोजेशन दोबारा से रिटर्न करनी पड़ेगी, किसको, एक्चुअल सेलर को वापस दे दीजिए, उसको रिस्टोर कीजिए जो उसका मालिक है. आपका तो कोई हक नहीं, आपने पैसे भी नहीं दिए और आपके खिलाफ रिसीशन भी आ गया. सेकेंडली, मे, ये तो था शैल, मीन्स कंपल्सरी उसको वापस करनी है. मे मीन्स डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की. कोर्ट कैन डायरेक्ट द पेमेंट टू द वेंडर और लेसर ऑफ ऑल द रेंट्स एंड द प्रॉफिट. अगर इन टाइम ड्यूरिंग कोई रेंट या प्रॉफिट उस प्रॉपर्टी से अर्न किया गया है, बाय परचेजर ने कुछ अर्न किया है,
समय रहते हुए, तो वो भी कोर्ट, डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, वो भी ऑर्डर कर सकती है कि वो भी रिटर्न करना पड़ेगा, विच हैव एक्रूड और प्रॉपरली फ्रॉम द डेट पोजेशन की जिस दिन आपने ली थी प्रॉपर्टी, उस दिन से लगा के सारी चीजों को रिस्टोरेशन देनी पड़ेगी। ऑल राइट, देन कमिंग टू द थर्ड क्लोज। थर्ड क्लोज क्या बात करता है, दैट इज if the purchaser या lessee has paid the purchase money within the period according to the subsection 1, मीन्स ये जो डिक्री का टाइम पीरियड था, बाय चांस यहाँ पर परचेजर ने परचेज मनी जो थी वो पे कर दी, ठीक है, परचेज मनी पे कर दी, फिर क्या हो भाई, फिर क्या रिसाइंड होगा, देन इफ ही हैज पेड दिस परचेज मनी, कोर्ट में, यहाँ पर अब कोर्ट में, कोर्ट ऑन डिस्क्रिशन ऑन एप्लीकेशन मेड इन द सेम सूट, मतलब जो ये सूट में एप्लीकेशन आती है वही सूट किया गया हो, अवॉर्ड द परचेजी या लेसी सच फर्दर रिलीफ इंक्लूडिंग इन अप्रोप्रिएट केसेस ऑल और एनी ऑफ द रिलीफ एज अप्लाई, ठीक है, उसको इन जो उसने पैसे दिए हैं उसका रिलीफ भी मिलेगा परचेजी को, क्योंकि भी उसने परचेज मनी तो दे दी थी, अब आपको कॉन्ट्रैक्ट को अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो उसकी थोड़ा गलती है, राइट, उसको रिलीफ दीजिए, कैसा, द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रॉपर कन्वीनियंस लीज, या तो पूरी एग्जीक्यूट करवाइए, मींस प्रॉपर्टी उसके नाम पर दीजिए, एग्जीक्यूशन होगी, या फिर डिलीवरी ऑफ पोजेशन, या जो सेपरेट पोजेशन है प्रॉपर्टी की वो उसके नाम कीजिए। ऑल राइट, कमिंग टू द फोर्थ क्लोज। फोर्थ क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 28 का। 28 का फोर्थ क्लोज क्या बात करता है, दैट नो सेपरेट सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीफ which may be claimed under this section shall lie at the instance of vendor या purchaser, मीन्स सेलर या फिर परचेजर, कोई भी दोनों में से ही, या तो सेलर या परचेजर कोई भी सेपरेट सूट नहीं करेगा, उसको जो भी डिमांड करना है वो इन सूट के अंदर ही डिमांड करेगा, कुछ स्पेशल रिलीफ के लिए वो सेपरेट से सूट नहीं फाइल कर सकता है। ऑल राइट, आपको इसी के अंदर डिमांड करना पड़ेगा जो भी आप चाहते हैं। देन द लास्ट क्लोज क्या कहता है, द कोस्ट अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, कितनी कोस्ट होगी वो भी कोर्ट ही डिसाइड करेगी। ऑल राइट, डिस्क्रिशन में कुछ फिक्स नहीं होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 29। 29 की अगर हम बात करें बच्चे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 29 बात करता है ऑल्टरनेटिव प्रेयर फॉर द रिसीशन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मीन्स ऑल्टरनेटिव प्रेयर क्या हो सकती है, आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है जिन केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात हुई है और आप रिसीशन क्लेम कर रहे हो। देखिए, जो प्लेंटिफ है इंस्टीट्यूटिंग अ सूट, जो सूट फाइल कर रहा है, फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की, राइटिंग में मे प्रे इन द ऑल्टरनेटिव, प्रे भी कर सकता है ऑप्शन में, अदर ऑप्शन में, एक में तो उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड करी है, और एक वो ऑल्टरनेटिव में क्या कर सकता है, दैट इफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स ना होए, इट मे बी रिजाइंडेड एंड डिलीवर्ड अप टू द कैंसल्ड, कि कॉन्ट्रैक्ट को अभी की अभी रिसाइंड कीजिए और इसको कैंसल्ड का करार दीजिए, राइट, वो रिसीशन की भी डिमांड कर सकता है कि इसको या तो टोटली खत्म कर दीजिए अगर मेरी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो रही, या फिर मेरी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाइए। बहुत इजी सेक्शन है, कंप्लीट, बिल्कुल आराम से लैंग्वेज को पढ़ेंगे आपको इजीली समझ में आएगा। 29 में बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा गया है कि ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होता है प्लेंटिफ के पास, अगर उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिल रही तो वो रिसीशन को भी क्लेम कर सकता है। ओके, कमिंग टू द वेरी लास्ट सेक्शन, सेक्शन 30। सेक्शन 30 देखिए क्या बात करता है, ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, दैट कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज रिसाइंडिंग टू डू इक्विटी, ठीक है, कोर्ट को क्या करना चाहिए, और सबसे ऊपर इक्विटी रखनी चाहिए, जो भी डिसीशन हो रही है कॉन्ट्रैक्ट की उसमें इक्विटी और जस्टिस को देखना चाहिए। कैसे, दैट ऑन रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट का रिसीशन करते हैं, कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी क्या, टू रिस्टोर एनी बेनिफिट विच ही मे हैव रिसीव्ड फ्रॉम अदर पार्टी, जो भी आपको कोई भी प्रॉफिट मिला है उसको रिस्टोर कीजिए जिस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में था, ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो एक दूसरे को जो भी आपने प्रॉफिट या एनी अदर मनी कमाई है थ्रू दिस कॉन्ट्रैक्ट वो आपको रिटर्न या रिस्टोर करनी पड़ेगी टू द ओरिजिनल ऑनर उस मनी का। All right, so I hope you understood these 3 sections are very very important. इनको अच्छे से समझिए क्या कह रहे हैं, and read them properly, read their statements carefully, बार बार रीड कीजिए, माइंड में बिठा लीजिए कि एक एक वर्ड का क्या मतलब है।
With this, session is over. In next session, I will start with chapter number 5. Chapter number 4 is over. Till section 30, we have completed our syllabus of Specific Relief Act. Right, bache? I hope you are enjoying these sessions. Comment me and tell me about all your doubts. I will solve them in one session. Till then, have a good day. Thank you.